हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ सब ऑडिटर उप अंकेक्षक एग्ज़ाम की। जी हाँ, मैंने उप अंकेक्षक अर्थात सब ऑडिटर एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को यहाँ पे फ्री एमसीक्यू सेशन प्रोवाइड कराया है दोस्तों। ये इस सीरीज़ का उप अंकेक्षक एग्ज़ाम की सीरीज़ का मैं ये 7वां वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले 1 से लेकर के 6 वीडियो मैंने आप लोग को अपलोड किया है। आप लोग उप अंकेक्षक वाले प्लेलिस्ट में जा करके हर एक वीडियो को डिटेलिंग के साथ पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हर विषय की यहाँ पर डिटेलिंग के साथ तैयारी कराई जाएगी। कहने का मतलब है ना केवल सिर्फ उप अंकेक्षक एग्जाम बल्कि छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं और उसके सामान्य सिलेबस होते हैं, जैसे कि जीएस हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर विस्तार से पढ़ाया जा रहा है थ्योरी प्लस एमसीक्यू के माध्यम से। तो जो भी लोग निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठाना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सब चीज़ों की बेहतरीन तैयारी करवाया जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ते चलेंगे। हाँ, हो सकता है कि वीडियो कभी एक आध दिन आप लोगों को लेट मिल पाए, कुछ पर्सनली इशू आ जाता है हम लोगों को भी, इस वजह से टाइम पर आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, कभी कभी कुछ आकस्मिक कारणों से यहाँ पर वीडियो नहीं मिल पाता आप लोगों को, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर से दबाइए, ताकि नया वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन चले जाए। रही बात, काफ़ी लोग बोल रहे थे दोस्तों कि हमको पीडीएफ चाहिए करके, जो मैं सेशन यहाँ पे करा रहा हूँ आप लोगों को एमसीक्यू सेशन। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि हमारा एक चैनल है पढ़ छत्तीसगढ़ की क्लासेस के नाम से ही, टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ आप लोग मेरे को मैसेज कर दीजिएगा कि सर पीडीएफ चाहिए करके। मैंने पीडीएफ के लिए अलग से मेहनत करवाया दोस्तों कंटेंट के लिए, तो मैं आप लोगों से वेरी मिनिमम अमाउंट जो होता है पीडीएफ के लिए आप लोगों से वहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो एडिटर्स हैं उनको भी मेरे को कुछ देना पड़ता है। तो बहुत ही मिनिमम प्राइस पर, बहुत ही मिनिमम फी पर मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग चाहें तो उसे बाय कर सकते हैं वहाँ से और आप लोगों को पीडीएफ वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपके कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, मैं जितना भी क्लासेस ले रहा हूँ उप अंकेक्षक एग्ज़ाम का एमसीक्यू सेशन जो है, जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे वो सभी का पीडीएफ मिलेगा। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को ये आज की क्लास 7वें नंबर की क्लास है, तो 7 पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड अभी इनिशियल टाइम पे ही हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस चलेंगे आपके एग्ज़ाम के पहले तक जितने भी वीडियोस आएंगे सबका पीडीएफ आपको मिलेगा। मान के चलिए 20 से 25 पीडीएफ रहेगा आप लोगों का और 20 से 25 सेशन होने वाला है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना रखें आप लोग। जैसे मैंने प्राइस बहुत बहुत नॉमिनल फ़ी रखा हुआ है दोस्तों, आप पे करेंगे, उसके बाद आप लोगों को एक ग्रुप बना दिया जाएगा टेलीग्राम पे ही, वहाँ पे आपको शेयर कर दिया जाएगा या इंडिविजुअली आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था दोस्तों भाग 4, भाग 3 तक देखा था हमने। क्लास नंबर 6 में जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने भाग 3 तक देखा था। आज हम पार्ट 4 देख रहे हैं। इसका क्वेश्चन है, टॉपिक है आपका लेखांकन मानकों के व्यवहारिक अनुप्रयोग। जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके आपके जनरल एप्लीकेशंस होते हैं 51 से 70 तक का ये क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, यदि किसी कंपनी ने 5 लाख की मशीन खरीदी, 5 लाख रुपए की कोई कंपनी खरीद रहा है मशीन, कोई कंपनी खरीद रही मशीन, और स्थापित इंस्टॉल करने में उसको 50,000 रुपये का क्या आ रहा है, खर्चा आ रहा है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अनुसार मशीन की प्रारंभिक लागत क्या होगी। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 याद रखेंगे, AS10 क्या कहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 स्पष्ट करता है कि किसी संपत्ति की जो आपकी कार्यशील स्थिति है, जो वर्किंग कंडीशन है, उसको लाने के लिए उसमें जो किए गए जितने भी खर्च हो, चाहे इंस्टॉलेशन खर्च हो या उस साइट का तैयारी करवाना हो या आपका डिलीवरी भाड़ा हो, कुछ भी हो, उस सबको संपत्ति की मूल लागत में जोड़ा जाता है। और इसीलिए यहाँ पर 5 लाख है और 5 लाख प्लस आपका जो 50,000 है उसी इनिशियल अमाउंट में जोड़ करके बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो AS10 के अनुसार यही होता है आपका कि जो आपका कुल लागत आ जाती है इंस्टॉलेशन के साथ, साइट तैयारी करवा रहे हैं या आपको डिलीवरी भाड़ा, जितने भी खर्च आ रहे हैं प्रारंभिक रूप से आपको वो संपत्ति की मूल लागत में जोड़ा जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 5,50,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
AS2 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्टॉक मूल्यांकन के लिए मान्य नहीं है। ध्यान रखेंगे लास्ट में जो ये जो नहीं है और है वाला जो सीन आता है, ये काफ़ी लोग इसमें गलती करते हैं, इसलिए क्वेश्चन को कम से कम आप लोग 2 बार जरूर पढ़ें जब भी पेपर दे रहे हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी विधि है, कौन सा मेथड है जिसमें स्टॉक मूल्यांकन के लिए मान्य नहीं है। प्रथम आगमन प्रथम निर्गम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो। दूसरा भारित औसत लागत विधि, वेटेड एवरेज। तीसरा अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन, लास्ट इन फर्स्ट आउट। या फिर विशिष्ट पहचान विधि, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों LIFO अर्थात अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन। ठीक है, AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अनुसार लास्ट इन फर्स्ट आउट अर्थात अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन, ये विधि जो है पूरी तरह प्रतिबंधित है। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक की जो वास्तविक भौतिक स्थिति जो है और वर्तमान बाजार मूल्यों को सही ढंग से शो नहीं करती, प्रदर्शित नहीं करती है। इसीलिए FIFO और वेट एवरेज की मुख्य मान्य विधियां हैं, याद रखेंगे। 2 मुख्य मान्य विधि कौन कौन सा आपका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और दूसरा वेटेड एवरेज भारित औसत लागत विधि। ठीक है, और अंतिम आगमन प्रथम ये पूरी तरीके से आपको क्या हो गया, प्रतिबंधित कर दिया है। इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, लेखांकन मानक 3 के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का जो ओवरड्राफ्ट को आमतौर पर किस गतिविधि का हिस्सा माना जाता है। आप सभी को पता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ना। ऑप्शन देखिए, परिचालन गतिविधि, निवेश गतिविधि, वित्तीय गतिविधि, या ये रोकड़ समकक्ष की। सही उत्तर इसका वित्तीय गतिविधि, फाइनेंशियल जो आपकी एक्टिविटी है वो है। देखिए AS3 बैंक ओवरड्राफ्ट, ये व्यवहारिक रूप से क्या है आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट को अल्पकालिक ऋण या फिर वित्त पोषण जो आपका फाइनेंसिंग होता है उसका जरिया माना जाता है। इसलिए इसे रोकड़ प्रवाह में फाइनेंसिंग आपकी एक्टिविटी के तहत आउटफ्लो या इनफ्लो के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अनुसार यदि किसी योग्य संपत्ति, क्या बोल रहे हैं, किसी योग्य संपत्ति जो आपका क्वालिफाइंग एसेट्स का निर्माण कार्य कुछ समय के लिए जानबूझ करके रोक दिया गया है, जानबूझ करके रोका गया है कुछ समय के लिए, उस अवधि के ब्याज का क्या किया जाएगा, उस समय जो आपका ब्याज बनेगा उसका क्या किया जाएगा, ये पूछ रहे हैं। पूंजीकरण जारी रहता है, पूंजीकरण को निलंबित सस्पेंड कर दिया जाएगा, या ब्याज को संपत्ति की लागत से घटा दिया जाएगा, या लोन रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा, निलंबन कर दिया जाएगा पूंजीकरण को। यहाँ पर A16 क्या कहता है, यदि किसी आपकी बड़ी बिल्डिंग है या प्रोजेक्ट है या है ना, कहीं आपका इंडस्ट्री बन रहा है, कुछ है, उसका काम कुछ समय के लिए रोक दिया जा रहा है, तो है ना, कुछ समय के लिए रोक दिया जा रहा है मतलब कि आंशिक रूप से उसको रोका जा रहा है, तो निर्माण के लिए जरूरी प्रक्रिया नहीं हो रही है उस समय, तो उस रुके हुए समय के दौरान जो आपका बैंक लोन पर लगने वाला जो ब्याज होता है उसको संपत्ति में नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, संपत्ति में उसको ब्याज को संपत्ति में नहीं जोड़ा जा सकता है। उस ब्याज को सीधे किस में जोड़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस खर्च में, खाते में जोड़ेंगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के आपका जो एक्सपेंस आता है उसमें माना जाएगा उसको। इसलिए आपका क्या है, पूंजीकरण को निलंबित कर दिया जाता है उस समय के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। AS26 के अनुसार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार आंतरिक रूप से उत्पन्न जो आपका गुडविल होता है, इंटरनली जनरेटेड जो आपका ख्याति है, गुडविल है, उसको क्या कहा जाता है, संपत्ति के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, केवल बाजार मूल्य पर दिखाया जाना चाहिए, या केवल डायरेक्टर्स की मर्जी पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। AS26 के अनुसार। ठीक है, सही उत्तर है दोस्तों इसका आपका कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो आपका आंतरिक गुडविल है, इंटरनल आपका जो गुडविल है ना, खुद से बनाई गई एक शाखा है। इंटरनली जनरेटेड आपकी गुडविल है, खुद से बनाई एक शाखा है एक प्रकार का। इसके लिए आपकी कंपनी का कोई नकद भुगतान या क्रय नहीं मापा जाता है ना, क्रय जो आपका प्रतिफल नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि आपका जो लागत है उसको विश्वसनीय रूप से नहीं माप सकते इसको, है ना। इसलिए इसे बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है गुडविल को, इंटरनली गुडविल को। ठीक है, केवल खरीदी गई गुडविल जो आपकी परचेज गुडविल होती है ना, उसी को ही बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये इंटरनली गुडविल है, इसको अपन नहीं शो कर सकते, लेकिन जो परचेज गुडविल है उसको अपन शो कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अनुसार
यदि एक दीर्घकालिक निवेश अगर लॉन्ग टर्म अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका मूल्य स्थायी रूप से कम हो जाता है तो क्या होगा? ठीक है, अगर मूल्य जो है स्थायी रूप से कम हो जा रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसका मूल्य जो है वो स्थायी रूप से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या होता है? स्थायी रूप से हो रहा है, याद रखेंगे। मूल्य में कमी को नजरअंदाज किया जा सकता है। मूल्य में कमी को लाभ हानि खाते अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट में डेबिट किया जाता है। इसे बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखाया जाता है। ये संपत्ति का मूल्य बढ़ा दिया जाता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पिछली बार हम लोग किए हैं इस प्रकार से प्रश्न। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 निवेश में जो आपकी स्थायी गिरावट है ना, यदि कोई दीर्घकालिक निवेश डूब रहा है और आपने मान लीजिए आप शेयर मार्केट कर रहे हैं, आपने स्टैक करके कर दिया है ना, ये अपना वो लगा दिया, पैसा लगा दिया इसमें, तो निवेश मान लीजिए लंबे समय के लिए क्या हो रहा है, डूब रहा है, और या फिर उसका मूल्य स्थायी रूप से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो आपका प्रूडेंस है, जिसको बोलते हैं विवेकशीलता, इसके लिए नियम के तहत उस नुकसान को तुरंत चालू वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस खाते में डेबिट करने के लिए निवेश की बुक वैल्यू को कम करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मूल्य में जो कमी को लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। मूल्य में जो भी कमी आएगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो अकाउंट है उसमें डेबिट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एस 29 के अनुसार एक आकस्मिक संपत्ति कंटिजेंट असेस्ट को वित्तीय विवरण में कब मान्यता दी जाती है? एस 29 के अनुसार जो आपका आकस्मिक संपत्ति जो कंटिजेंट एसेट है उसको वित्तीय विवरण में कब मान्यता? ऑप्शन है जब इसका मिलना संभव प्रोबेबल हो, जब इसका मिलान लगभग निश्चित वर्चुअल सर्टेन हो, या फिर जब इसे कभी भी वित्तीय विवरण में मान्यता नहीं दी जाती, या जब प्रबंधन चाहे, जब मैनेजमेंट चाहे तब। देखिए एस 29 आकस्मिक संपत्ति, इसकी जो आपका जो प्रूडेंस है अर्थात विवेकशीलता के सिद्धांत के तहत आकस्मिक संपत्ति जो आपका कंटिजेंट एसेट्स को खाते के अंदर कभी जगह नहीं दी जा सकती। जो आपके जो कंटिजेंट एसेट्स हैं, आकस्मिक जो संपत्ति है, उसको कभी भी खाते के अंदर नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, जो आपका अचानक से जो आता है उसको, है ना, खातों के अंदर कभी नहीं दिखाया जा सकता। इसे याद रखेंगे, क्योंकि जो आपका इससे बिना जो कमाया हुआ जो अप्रत्याशित लाभ खाते में दिखने लगेगा, है ना, इससे क्या हुआ, जो आपका बिना कमाए हुए जो है अप्रत्याशित लाभ खाते में दिखने लगेगा, और जब ये लगभग आपका निश्चित हो जाए तब ये वास्तविक संपत्ति बन जाती है। मतलब जो आकस्मिक संपत्ति है वो आपके एक कम समय के लिए, अगर ये रिटर्न रह जाती है लंबे समय के लिए, तब ये क्या बन जाती है, आपकी वास्तविक संपत्ति बन जाती है, और तभी रिकॉर्ड होता है, तब तक इसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जब इसका मिलना लगभग निश्चित हो जाए तब। विवरण में कब मान्यता दी जाएगी? जब ये कंफर्म हो जाए कि ये अपने को संपत्ति अपनी है और ये अब हमको मिलने वाली है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के अनुसार अगला प्रश्न देखिए, मूल प्रति अंश आय बेसिक ईपीएस की गणना करते समय अंश न्यूमरेटर में क्या किया जाता है, क्या लिया जाता है? ऑप्शन है कुल शुद्ध लाभ, कर से पहले का लाभ, इक्विटी शेयर धारकों के लिए उपलब्ध शुद्ध लाभ, या केवल परिचालन लाभ। देखिए AS 20 बेसिक ईपीएस की गणना के लिए अंश जो आपका न्यूमरेटर में केवल वही शुद्ध लाभ लिया जाता है जो विशुद्ध रूप से जो है आपका इक्विटी शेयर धारकों का हिस्सा हो। इसका हो जो आपका इक्विटी शेयर धारकों का हिस्सा हो। इसलिए कुल शुद्ध लाभ में टैक्स और जो आपका प्रेफरेंस शेयर धारक है उसी का लाभांश पहले घटाया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इक्विटी शेयर धारकों के लिए उपलब्ध शुभ लाभ, इसी में न्यूमरेटर में घटाया जाता है। इसे याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है AS 11 के अनुसार विदेशी विनिमय से संबंधित जो आपका मौद्रिक मदें हैं, मॉनेटरी आइटम्स क्या होती हैं? केवल नकद और बैंक बैलेंस, ऐसी संपत्तियां और दायित्व जिन्हें तय या मापने योग्य धनराशि में प्राप्त या भुगतान किया जाना है, केवल भूमि और भवन, या फिर केवल शेयर पूंजी। AS 11 मौद्रिक मदें, ठीक है, ऐसी मदें जिनका मूल्य जो भविष्य में मिलना या चुकने के समय तय होता है ना, जो आपका ऐसा जो मूल्य होता है जो भविष्य में मिलने या आपका चुकाने के समय तय होता है, उसी को क्या बोल रहे हैं, मौद्रिक मदें बोल रहे हैं। जैसे आपका देनदार हो गया या लेनदार हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, या नगद या बैंक लोन हो गया। मौद्रिक मदें जो आपकी वही आइटम कहलाती हैं दोस्तों। क्या कहला रही है? जैसे आपका जो आपका भविष्य मूल्य चुकाने वाले या मिलने वाले हो, समय तय हो उसका, या आपका जो देनदार हैं या लेनदार हैं या नगद या बैंक है, यही आपका क्या है, मौद्रिक मदें, मॉनेटरी आइटम्स हैं। और इन्हीं हर साल क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर बदलना पड़ता है, इसे याद रखेंगे।
तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी, ऐसी संपत्तियां और दायित्व जिन्हें तय या मापने योग्य धनराशि में प्राप्त या भुगतान किया जाना है। ओके, नेक्स्ट है AS22 के अनुसार यदि किसी कंपनी को चालू वर्ष में भारी व्यवसायिक हानि बिजनेस लॉस होता है तो वह क्या बना सकती है? ऑप्शन है अस्थगित कर दायित्व, अस्थगित कर संपत्ति यदि भविष्य में कर योग्य लाभ होने की उचित निश्चितता हो, या फिर सामान्य संचय, या फिर गुप्त संचय। AS22 के अनुसार देखिए, यदि कंपनी को बहुत भारी घाटा हुआ है मान लीजिए, तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में जब वह मुनाफा कमाएगी तो इस घाटे को उसे मुनाफे से सेट ऑफ करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा जो लॉस हो चुका है उसको, और फिर आने वाले समय में जब वो कमाएगी तो उसको बैलेंस करना है, उसको सेट ऑफ करेगी और उसे टैक्स कम देना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या हो गया, उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। इस टैक्स लाभ की उम्मीद के कारण वह आपका डिफर्ड टैक्स है ना, डिफर्ड टैक्स आपका एसेस होता है जिसे DTA कहते हैं, है ना, वही बना सकती है, बशर्ते उसे भविष्य के मुनाफे को ठोस क्या करना होगा, निश्चितता दिखाना होगा, मतलब कंफर्म दिखाना होगा कि उसको भविष्य में होने वाला जो मुनाफा है वो काफ़ी सॉलिड है और होगा ही। तो इसका आंसर हो गया अस्थगित कर संपत्ति DTA यदि भविष्य में कर योग्य लाभ होने की उचित निश्चितता हो। ठीक है, याद रखेंगे, बिजनेस लॉस हो रहा है और उसे क्या बना सकती है, वो DTA बना सकती है, अस्थगित कर संपत्ति यदि भविष्य में कर योग्य लाभ होने की उचित निश्चितता हो। ठीक है, नेक्स्ट है AS9 के अनुसार, AS9 के अनुसार यदि कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी के शेयर से लाभांश अर्थात डिविडेंड प्राप्त करती है, यदि कोई कंपनी है किसी अन्य कंपनी के शेयर से क्या कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, डिविडेंड कमा रही है, लाभांश प्राप्त कर रही है, तो इस राजस्व की को कब मान्यता दी जानी चाहिए? जब लाभांश की घोषणा की जाती है, बिल्कुल गलत। जब लाभांश बैंक खाते में प्राप्त हो, जब शेयर धारकों का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए, या फिर वित्तीय वर्ष के अंत में। देखिए, इसका सही उत्तर दोस्तों आपका लाभांश की मात्रा कब बता रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बता रहे हैं। लाभांश से होने वाली जो भी आय है उसको खातों में केवल तब दर्ज किया जाता है जब उसे प्राप्त करने का कानूनी अधिकार हो, इसे याद रखेंगे दोस्तों, है ना। लाभांश जो आपका हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, जो डिविडेंड है, लाभांश होने वाली जो भी आय है उसको खातों में केवल तभी दर्ज कर किया जाएगा जब उसे प्राप्त करने का कानूनी क्या होगा, अधिकार स्थापित हो जाएगा। यानी जब देने वाली जो कंपनी की AGM है, ठीक है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो है, इसमें लाभांश की घोषणा प्रस्ताव पास हो चुका है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, मान्यता दे देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका C सही होगा दोस्तों, जब शेयर धारकों का लाभांश प्राप्त हो और प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। AS19 के अनुसार वित्तीय पट्टा अर्थात फाइनेंस लीज वह है जिसमें पट्टादाता स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल पट्टेदार को हस्तांतरित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 साल के लिए किराया दिया जाता है। C, संपत्ति सरकार को सौंप दी जाती है। या D, पट्टादाता संपत्ति का रखरखाव खुद करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के अनुसार वित्तीय पट्टा क्या है? देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपका 19 है ना, उसके अनुसार वित्तीय पट्टा जो है, फाइनेंस लीज जिसको बोलते हैं, मूल रूप से किराए के नाम पर आपको संपत्ति खरीदना है। किराए के नाम पे आप संपत्ति खरीद रहे हैं, यही आपका फाइनेंशियल लीज है। इसमें पट्टादाता जो ऑनर है, संपत्ति से जुड़े सारे रिस्क और फायदे जो है पट्टादार यूजर को ट्रांसफर कर देता है। जो भी प्रॉफिट होगा और जो भी रिस्क होगा वो सब किसको दे देगा, यूजर को दे देगा। कौन? ऑनर। पट्टेदार इसे अपनी बैलेंस शीट में संपत्ति और लेन देन दोनों के रूप में क्या करता है, दिखाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पट्टादाता स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल पट्टादार को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, पट्टादाता जो ऑनर है वो किसको दे देगा, आपको पट्टेदार को दे देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। AS12 के अनुसार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अनुसार, यदि सरकार से किसी विशेष फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए मौद्रिक अनुदान मिलता है, सरकार से बोल रहा है ना, किससे? सरकार से किसी विशेष फिक्स्ड एसेट जो है आपका, कोई एकदम फिक्स जो है आपका एसेट है, संपत्ति, उसको खरीदने के लिए मौद्रिक अनुदान मिलता है, मतलब फ्री आपको पैसा मिल रहा है। तो मौद्रिक मतलब आपको एक प्रकार से क्या है, सब्सिडी बोल सकते हैं। तो इसकी सबसे पसंदीदा लेखांकन विधि क्या होगी? अनुदान राशि को सीधे P&L खाते में डालना, अनुदान राशि को संपत्ति की सकल लागत ग्रॉस कॉस्ट में घटाना, ग्रॉस कॉस्ट में, इसे शेयर पूंजी में जोड़ना, या इसे लेनदारों में दिखाना। ठीक है, AS12 के अनुसार। देखिए, AS12 क्या आपका क्या आता है, सरकारी अनुदान। क्या कहता है AS12 आपका? सरकारी अनुदान की बात कहता है। पहले चीज तो इसे याद रखेंगे।
ये स्टिल सरकारी अनुदान। यदि सरकार किसी मशीन के मान लीजिए 2 लाख रुपए आपको क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। जैसे आपको 1-1.5 लाख रुपए भी मिलता है सब्सिडी सोलर पैनल लगाने में। कोई भी कंपनी का लगाएंगे तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास आपको सब्सिडी मिलता है। और मशीन मान लीजिए आपका, मैं बता रहा हूँ, जैसे 2 लाख की सब्सिडी मिला है किसी मशीन खरीदने में, और आपको 10 लाख रुपए के आसपास क्या है मशीन की कीमत है, तो सबसे सही तरीका ये है कि मशीन के खातों में 8 लाख, अर्थात 10 लाख में 2 लाख घटा देंगे, और उसके बाद इसमें दिखाया जाएगा आपको कितना रुपए, 8 लाख रुपए को। और इससे आने वाले वर्षों में आपका क्या है, डेप्रिसिएशन में भी कम राशि पर लगेगा। जो भी आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, जो भी हाथ लगेगा, वो आपके जो 8 लाख रुपए पर लगेगा, जो कि कम राशि पर लगेगा। इसलिए आपको इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुदान राशि को संपत्ति की सकल लागत ग्रॉस अकाउंट में घटाना। ठीक है। अगला प्रश्न है AS24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 के अनुसार किसी परिचालन को बंद होने वाला परिचालन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कब माना जाता है। कोई भी परिचालन है उसको बंद होने वाला जो परिचालन है उसको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है ना, बंद होने वाला परिचालन कब माना जाएगा किसी परिचालन को, जब कंपनी पूरी तरह से बंद हो रही हो, या जब कंपनी अपने किसी एक बड़े हिस्से या आपका व्यवसायिक फंड को बेचने या क्रमिक रूप से बंद करने की योजना को मंजूरी दे देती है, जब कंपनी को घाटा हो, या जब वो कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं। AS24 के अनुसार परिचालन को बंद होने वाला परिचालन कब माना जाता है। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। AS24 देखिए, AS24 जो है आपको बंद होने वाला परिचालन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि तब माना जाता है जब प्रबंधन होता है, जो आपका मैनेजमेंट ने किसी बड़े खंड या भौगोलिक क्षेत्र के कारोबार को पूरी तरह से बेचने या बंद करने का औपचारिक निर्णय ले लिया और उसकी सार्वजनिक घोषणा कर दी हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। देखिए, यही केस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि बाल्को कंपनी, आपको पता है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी छत्तीसगढ़ में, और ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है दोस्तों। ठीक है। तो इस समय बाल्को में क्या हुआ था, बाल्को में आप सभी को पता है कि सन 2000 में स्टरलाइट कंपनी जो है आपकी, है ना, जिसे आपको वेदांता के नाम से भी जाना जाता है, इसने आपके गवर्नमेंट से, सरकार से 51% इसका शेयर खरीद लिया, और 49% आपका इसके पास गवर्नमेंट के पास रह गया। किसने खरीद लिया, स्टरलाइट ने खरीद लिया। खरीदने के बाद 51 शेयर अपने पास रख लिया और 49 गवर्नमेंट के पास रहने दिया। तो स्टरलाइट जो कंपनी है ये क्या करी, अभी जैसे कि सन 2015 की बात है, 2015 में इन्होंने क्या किया, अपना एक जो सेगमेंट है, या एक बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, खंड ही बोलते हैं, व्यवसायिक खंड जो है, शीट रोलिंग शॉप जो है, वो खंड को बंद करने का निर्णय किया, और इसके जितने भी कर्मचारी थे उनको बोल दिया कि आप VRS ले लीजिए, अर्थात वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस। अब इनको फोर्सफुली क्या किया गया कि बंद कर देंगे ये वाली इकाई को, ये वाले खंड को, और आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, या फिर आपको कहीं ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे स्टेट में। तो जो कर्मचारी थे यहाँ के, उन्होंने डर के मारे लगभग 300-400 कर्मचारी लोगों ने, 300 से 400 कर्मचारी ने क्या ले लिया, VRS ले लिए दोस्तों, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस। अब कंपनी ने क्या किया, ये जो लोग थे 300-400 लोग जो परमानेंट जॉब में थे, जो गवर्नमेंट के रहते हुए समय में जॉब किए थे, उसको उन्होंने निकाल दिया। लेकिन ये जो शीट रोलिंग शॉप था, जो खंड था, है ना, जो इकाई थी, इसको इन्होंने कंटिन्यू रखा, और इसको क्या कर दिया, इन लोगों को छटनी कर दिया, बाहर कर दिया। बाहर करने से उसको क्या हुआ, जैसे एक कोई व्यक्ति था, उसका सैलरी 1 लाख रुपए है, अब वो तो रिटायरमेंट हो गया, खत्म हो गया उसका सैलरी, लेकिन इसके बदले में उन्होंने दूसरे बाहर से आउटसोर्सिंग करने लगा, और जिसको 20 से 25 हज़ार रुपये में सैलरी देने लगा, 15-20 हज़ार रुपये में सैलरी देके अपना काम करवाने लगे। तो ये क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, गलत हुआ, जो लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस लिए थे। और अब ये इन लोगों ने क्या किया, आपका कोर्ट में केस लगाया है दोस्तों, कोर्ट केस किया हुआ है, और कोर्ट में ये केस कंटिन्यू चल ही रहा है। अब देखिए निर्णय कब आएगा पता नहीं। तो यहाँ पर क्या है, जब कंपनी अपने किसी एक बड़े हिस्से या व्यावसायिक खंड को बेचने या क्रमिक रूप से बंद करने की योजना को मंजूरी दे देती है, तभी इसे क्या बोलते हैं, बंद होने वाला परिचालन बोलते हैं, है ना। कोई फैक्ट्री जो है, या फैक्ट्री का कोई सेगमेंट को बंद कर दे रहे हैं। तो ये सब इतनी सारी जानकारी मेरे पास थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बाल्को अपने प्रदेश में है दोस्तों, कोरबा जिले में एल्युमिनियम प्लांट है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र एल्युमिनियम प्लांट है, और 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसे याद रखेंगे कि अभी स्टरलाइट कंपनी जो है आपके वेदांता कंपनी के नाम से जाना जाता है, 51% शेयर इसके पास है, 49 गवर्नमेंट के पास है। सन 2001 में इसका आपका
ठीक है, तो जो लोग ये लोग जो परमानेंट जॉब में थे, जो व्यक्ति लोग थे जिनको रिटायरमेंट दिलवा दिया गया ज़बरदस्ती, अब ये लोग बेचारे परेशान हैं क्योंकि इनकी पेंशन बहुत कम है। साथ ही साथ इन्हें जो सर्विस की ड्यूरेशन में जो भी इनका इनकम मिलता वो एक मुश्त मिला, जिसकी वजह से इनकी ग्रेजुइटी कट गई और इन पर टैक्स लगा दिया गया और टैक्स में भी इनका पैसा बहुत सारा कट गया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इनको 50 लाख रुपए के आसपास इनको मिलने वाला रहा, 50 लाख की जगह इनको 20 लाख की या 25 लाख के आसपास इनकी कमाई हो पाई रिटायरमेंट के बाद, इनको एक मुश्त जो पैसा मिलता है वो। तो ये चीज़ें गलत है सरकार की, है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी ये सब चीज़ें अपने राज्य का एक विषय था इसलिए बता दिया मैंने, एक न्यूज़ से जानकारी था। तो नेक्स्ट है AS26 के अनुसार अमूर्त संपत्ति, अमूर्त मतलब जो है जिसको अपन छू नहीं सकते, इंटेलिजिबल है, जैसे आपने पेटेंट खरीद के रखा हुआ है या आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, ये सभी चीज़ें आ गए आपके। तो इंटेलिजिबल एसेट्स के लिए अधिकतम परिशोधन एमोर्टाइजेशन पीरियड जो होता है आमतौर पर कितने वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5, 10, 15 या 20। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। AS26 के अनुसार परिशोधन अवधि ये मानक मान्यता है कि किसी भी आपकी अमूर्त संपत्ति, जैसे आपका सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस खरीद लिया, पेटेंट खरीद लिया, इसका जीवन असीमित नहीं हो सकता। आमतौर पर इसे अधिकतम 10 वर्षों के भीतर धीरे धीरे राइट ऑफ अर्थात एमोर्टाइज कर देना चाहिए, जब तक कि उसका कानूनी जीवन इससे ज़्यादा ना हो। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अनुसार यदि 31 मार्च के बाद लेकिन खाते स्वीकृत होने से पहले कोई बड़ा ग्राहक दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो ये क्या कहा है, तो ये क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अनुसार यदि 31 मार्च के बाद लेकिन खाते स्वीकृत होने से पहले, खाते स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन 31 मार्च के बाद एक जो आपका ग्राहक है वो दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो क्या है, गैर समायोजन घटना है ये, या फिर समायोजन घटना एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि ये बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद स्थिति का सबूत देता है। तीसरा है पूर्व अवधि की मत, या चौथा है असाधारण मत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है दोस्तों ये। ठीक है, AS4 देनदार का दिवालिया होना। AS4 क्या है आपका, देनदार का दिवालिया होने संबंधित है। यदि 31 मार्च को कोई देनदार खातों में था, AS4 मतलब AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में ये बात कही गई है ना। AS4 देनदार का दिवालिया होना AS4 नहीं है, इसमें ये जानकारी प्रोवाइड कराई गई है कि देनदार का दिवालिया होना, यदि 31 मार्च को कोई देनदार खाते में था और अप्रैल में वह दिवालिया हो गया, तो इसका मतलब है कि उसकी वित्तीय स्थिति 31 मार्च को भी खराब थी। ठीक है, ये एक एडजस्टिंग इवेंट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। और इसके लिए पिछले वर्ष के खातों में बैड डेबिट्स का प्रावधान या राइट ऑफ करने का प्रावधान करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अनुसार यदि किसी निर्माण अनुबंध कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कुल अनुमानित लागत कुल राजस्व से अधिक हो जाए, जो आपकी अनुमानित लागत थी वो आपके कुल राजस्व से अधिक हो गई, तो इसकी संभावना होना, तो इस हानि को क्या बोलते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का जो अनुमानित लागत था उससे ज़्यादा आपको क्या हो गया, खर्चा हो गया, और ये अधिक होने की इससे हानि हो गया दोस्तों, तो ये आपको क्या कहलाएगी, प्रोजेक्ट खत्म होने पर दिखाना चाहिए इसको, या तुरंत पूर्ण रूप से हानि के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, अगले वर्ष के लिए टाल देना चाहिए, या फिर नज़रअंदाज कर देना चाहिए। नज़रअंदाज तो बहुत खतरनाक है। ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही हटा दो भैया। AS7 निर्माण में हानि। देखिए, निर्माण जो आपका अनुबंध में प्रोड्यूस जो होता है, विश्वसनीयता का नियम बहुत कड़ा है। यदि ठेकेदार को आज ही पता चल जाए कि प्रोजेक्ट के अंत में उसे 50,000 का नुकसान होने वाला है मान लीजिए, तो उसे प्रोजेक्ट खत्म होने का इंतजार किए बिना पूरी हानि को तुरंत चालू वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा दोस्तों, बी। अगर ठेकेदार को पता चल जाता है कि भैया उसमें लागत ज़्यादा लग रही है जितना उसने, मान लीजिए कोई आपका इंजीनियर है या फिर कोई ठेकेदार है, ठेकेदार ने कहीं का मतलब रोड बनाने का क्या लिया दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट निकला था, कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने, और उसने बता दिया कि इसमें 5 करोड़ रुपए लगेगा। अब 5 करोड़ की जगह मान लीजिए 7 करोड़ रुपए का खर्चा आने लग गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसी समय ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चालू जो आपका जो वर्ष है उसी के प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है उसमें दिखाना पड़ेगा इसको, जो उसकी हानि हो रही है। ठीक है, ठीक, चलिए तो AS7 ये बता रहा था आपको। अब AS17 के अनुसार एक व्यावसायिक खंड अर्थात रिपोर्टेबल सेगमेंट कब माना जाता है। रिपोर्टेबल सेगमेंट व्यावसायिक खंड
जब उसका राजस्व कुल खंडों के राजस्व से कम 5% हो, कम से कम 5% को ध्यान रखेंगे ना। जब उसका राजस्व कुल खंडों का राजस्व कम से कम 10% हो, जब उसका राजस्व 1 करोड़ से अधिक का हो, या जब वह विदेश में व्यापार करता हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अनुसार एक व्यवसायिक खंड जो है आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट, ठीक है, क्या बोलता है, 10% का नियम। AS17 को याद रखेंगे, 10% का नियम। कोई भी खंड सेगमेंट रिपोर्ट करने योग्य तब बनता है जब उसका राजस्व जो है वो लाभ या हानि या आपका जो संपत्ति कंपनी के सभी खंडों के कुल योग का क्या हो जाए, 10% हो जाए, इसे याद रखना, या फिर उससे अधिक हिस्सा रखती हो। 5% तो होगा ही नहीं, 10% या उससे अबाउ 10% को याद रखेंगे। A17 में 10% का नियम, A17 10% का नियम, ऐसा करके याद करके रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो कंफ्यूजन बहुत हो रहा होगा आप लोगों को बाद में, इसलिए एक बार देखने से वीडियो काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 से 3 बार देखिए। और एग्जाम देने के उपरांत आप लोग जरूर से एक बार वीडियो को देख के जाएं। और वीडियो नहीं देख रहे हैं तो मैं आपको अभी यहाँ पे PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग जा करके उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसे बार बार देखिए, है ना। अगर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप कम से कम 1 से 2 बार PDF को रीड कर लें। और PDF यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ, बहुत ही नॉमिनल फीस है दोस्तों, मैंने पोस्ट कर दिया है। आपको कम से कम 15 से 20 PDF मैं आप लोगों को ओनली 99 रुपीज़ में यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसलिए 99 रुपीज़ यहाँ पे रखा है क्योंकि जो मेरे एडिटर्स हैं, जो लोग ये कंटेंट तैयार कर रहे हैं, जिनको मैंने बताया कि आप इस बुक से ये क्वेश्चन उठाइए, यहाँ इस राज्य से ये पेपर का, तो उन लोगों को भी मेहनत करना पड़ रहा है ना। तो मैंने 1-2 लोगों को हायर किया दोस्तों, तो उनको भी मेरे को कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है, दैट इज़ वाई मैं PDF का आपका पैसा ले रहा हूँ। बाकी मेरे इस कोचिंग आपका जो चैनल है, इसमें यहाँ पर आपको कोचिंग पे निःशुल्क ही सेवा दे रहा हूँ, मैं सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाने वाला जो कंटेंट है वो आपको पूरा फ्री में मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका B हो जाएगा, जब उसका राजस्व कुल खंडों के राजस्व का कम से कम हो। देखिए 99 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इससे आपका भविष्य बन जाएगा ना, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। वरना 100 रुपये की लोग बिरयानी खा देते हैं, वेज बिरयानी हो या नाश्ता कर देते हैं। 99 रुपीज़ बहुत ही मिनिमम प्राइस है, और इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, यहाँ पे समझा भी रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को ये जो कंटेंट मिलेगा, जो PDF मिलेगा, इसे 100 रुपये मिलेगा आप लोगों को, तो आप लोगों को और दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AS15 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के अनुसार निश्चित अंशदान योजना, जो निश्चित अंशदान योजना है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, इसमें कंपनी की जिम्मेदारी क्या होती है, कंपनी की जिम्मेदारी क्या होगी आपका डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान AS15 के अनुसार। कर्मचारियों को जीवन भर पेंशन देना, केवल एक निश्चित कोष फंड में तय राशि जमा करना जिसके बाद निवेश पर जोखिम कर्मचारी का होता है। C कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा का कर्ज उठाना, ये D कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। देखिए AS15 ये है आपका निश्चित अंशदान योजना। क्या है दोस्तों, निश्चित अंशदान योजना AS15 बोलता है, निश्चित अंशदान योजना, ठीक है। AS आपका 15 निश्चित अंशदान योजना। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जैसे कि आपका EPF होता है, एम्प्लॉयमेंट पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPO में, इसमें कंपनी की जो जिम्मेदारी केवल हर महीने कर्मचारियों खाते में एक तय PF राशि जमा करने तक सीमित नहीं होती है। जो आपका PF है ना, जो आपका PF का पैसा ऐसे आपको इंटरेस्ट वो आ रहा है, जो आपका पेंशन आ रहा है, वो उसी को उसका दायित्व नहीं होता कि सिर्फ उतने ही तक सीमित रहे। वो भविष्य में वह पैसा निवेश होकर कितना बढ़ेगा या घटेगा, इसकी कोई गारंटी या जोखिम कंपनी की नहीं होती है, ठीक है। ये बात आपका AS15 बताता है। मतलब कहने का मतलब है, जो कंपनी की जिम्मेदारी केवल हर महीने आपके कर्मचारी के खाते में तय PF की राशि जमा करने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि भविष्य में पैसा निवेश होकर कितना बढ़ेगा या फिर कम होगा, है ना, घटेगा, इसकी कोई गारंटी या जोखिम कंपनी की नहीं होती, ये भी चीज़ है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर B इसका सही होगा। केवल एक निश्चित कोष फंड में तय राशि जमा करना जिसके बाद निवेश या जोखिम कर्मचारी का होता है, ठीक है। अगला है AS28 के अनुसार किसी संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य, रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। AS28 के अनुसार किसी भी संपत्ति का जो आपका रिकवरेबल अमाउंट, वसूली योग्य मूल्य क्या होता है, केवल उसकी नेट सेलिंग प्राइस, या फिर केवल उसका उपयोग मूल्य, या फिर नेट सेलिंग प्राइस का उपयोग या उपयोग मूल्य में जो भी अधिक हो,
या फिर नेट सेलिंग प्राइस का उपयोग मूल्य में जो भी कम हो। ए बी सी डी देखिए। AS28, देखिए AS28 जो है आपका वसूली योग्य मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं। रिकवरेबल अमाउंट, संपत्ति की क्षति जो आपका इम्पेयरमेंट कहते हैं, जिसे क्षति जो है आपका इम्पेयरमेंट है, इसकी जांच के लिए बुक वैल्यू की तुलना जो आपका रिकवरेबल अमाउंट होता है ना, वो कहे जाते हैं। वसूली योग्य मूल्य का अर्थ क्या है आपका दोस्तों, कि यदि आपकी जो संपत्ति आज बाजार में बेच रहे हैं या उसे फैक्ट्री में चलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दोनों में जो भी मूल्य अधिक होगा उसे निकल करके वो आएगा, निकालेंगे या निकल करके जो भी वैल्यू आएगा उसका, वही इसका क्या होगा, वास्तविक मूल्य बन जाएगा। तो केवल उसका उपयोग मूल्य या नेट सेलिंग प्राइस या उपयोग मूल्य में जो भी अधिक हो। ऑप्शन नंबर सी, नेट सेलिंग प्राइस या उसका उपयोग मूल्य में जो भी उसका अधिक होगा। संपत्ति की क्षति की जांच के लिए बुक वैल्यू की तुलना की जाती है दोस्तों। और वसूली योग्य मूल्य का अर्थ ये है ना, वसूली मूल्य योग्य मूल्य मतलब रिकवरेबल अमाउंट का मतलब ही ये है कि अगर संपत्ति को आज बाजार में बेच रहे हैं या उसे फैक्ट्री में चलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन दोनों में जो भी उसका वैल्यू होगा, मूल्य जो होगा अधिक होगा, निकल करके जो आएगा वही उसका क्या है, वास्तविक मूल्य कहलाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या, सी सही होगा दोस्तों। ठीक है, भाग 5 जो है दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें अपन जटिल वित्तीय रिपोर्टिंग और आपका जो प्रकटीकरण है ना, इसे पढ़ेंगे। और इसमें आपके 71 से 85 तक प्रश्नों की संख्या देखने को लेकर 15 से 20 क्वेश्चन। और उसके बाद हम लोग भाग 6 भी करेंगे। और भाग 6 में जो आपका टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो मैंने आपको सेट किया है लेखांकन मानक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के और भी प्रश्न हैं उसको। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों। और जिन्हें PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके लिंक करके आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आई वांट PDF या PDF करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आई विल शेयर यू माय QR कोड, आपको यहाँ पर एक दे दिया जाएगा और उसमें आपको पेमेंट करना है दोस्तों। और आफ्टर दैट आपको पर्सनली PDF सेंड कर दिया जाएगा। जितने भी आपके यहाँ पर सेशंस कंप्लीट होंगे उपाकांक्षी एग्जाम के लिए, उसको मैं यहाँ पे आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको पोस्ट करके दे दूंगा। ठीक है, पर्सनली मैसेज करके। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए। और अभी बहुत सारे सेशंस हम करेंगे यहाँ पे, 15-20 लेक्चर और आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो घबराए नहीं। और 1-2 दिन अगर वीडियो नहीं आता है तो आप लोग उसको रिवीजन कर सकते हैं जो पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि नया पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है आपका रिवीजन। तो अभी आप लोगों को 2 चीज़ करना है, पहला भी पढ़ते चलिए और साथ में साथ रिवीजन भी करते चलिए। न्यू वीडियो भी देखिए आप लोग, और साथ ही साथ जो शुरू वीडियो से पढ़ते चल रहे हैं उसको एक बार रिवीजन अभी से करिए, ताकि आपका परीक्षा जब हो 5 जुलाई को, 5 जुलाई 2026, मतलब मान के चलिए यू हैव ओनली 1 मंथ लेफ्ट। तो 1 महीना में आप लोगों को क्या करना है, एक बार अभी ही नया पढ़िए और साथ में रिवीजन करते चलिए। और एग्जाम के ठीक पहले भी एक रिवीजन और हो जाए तो बहुत अच्छा है। 1 डे एग्जाम है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा, लेकिन कंपटीशन तो रहेगा दोस्तों। ऑलमोस्ट आपका 69+ पोस्ट हैं, तो कंपटीशन रहेगा नो डाउट। बट हाँ, जो स्मार्ट वर्क करेगा उसे ही पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो 5-6 घंटा 6-7 घंटा आप लोग डेली पढ़ते रहिए, 2-3 घंटा रिवीजन करिए और 3-4 घंटा अपन नया पढ़ते चल रहे हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सकारात्मक रह के कार्य करिए तो सबसे सही आपको रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि नहीं हो रहा है, ये कि इसका टर्मोलॉजी बहुत टफ है, या इतना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इतने सारे आपके प्रावधान हैं, तो इतना आप लोगों को नहीं सोचना है, बस करते चलना है और अपने भगवान पे भरोसा रखना है। ठीक है, अगर देखिए हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे काम आएगा ये। ठीक है, तो हमेशा क्या रखना है आपको, पॉजिटिव सोच रखनी है अपना। ठीक, क्योंकि आपके पास हारने के लिए या लूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जीतना है। ठीक है, तो पॉजिटिव होए और काम करिए, आगे बढ़िए, और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।